उन्नति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। जय किसान, जय राजस्थान, जय भारत। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों और बहनों का और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। किसान भाई और बहनों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि काल करे सो आज करे और आज करे सो अब। जी हाँ, हमें किसी भी काम को करने में देरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें उस काम को करने से पहले कुछ तैयारियां जो है वो ज़रूर कर लेनी चाहिए। यही हमारी खेतीबाड़ी में भी होता है। जब हमारे किसान भाई बहन जो हैं वो किसी भी फसल की बुवाई करते हैं तो उसकी तैयारियां पहले से कर लेते हैं। आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम आपको बताएंगे कि रबी फसलों की तैयारियां जो है वो पहले से कैसे कर लें। लेकिन आइए उससे पहले देख लेते हैं हमारा पहला सेगमेंट, खबरें खेती की। किसान भाइयों नमस्कार, खेत खलियानों की खबरों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की खेती से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। प्रदेश में लगेंगे 50,000 सोलर पंप। पीओपी में चना, गन्ना और लौकी की नई सिफारिशें। पीआरटी टीम ने देखी रिसर्च और शिक्षण सुविधाएं। तारामीरा की नई किस्म हुई विकसित और मूंगफली में करे गुच्छा रोग पर नियंत्रण। प्रदेश में इस साल 50,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। उद्यानिकी विभाग ने 25,000 सोलर पंप लगाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। प्रमुख शासन सचिव उद्यान भास्कर एस सावंत की अध्यक्षता में उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कुसुम, सूक्ष्म सिंचाई, मशरूम उत्पादन, नए बगीचों की स्थापना सहित दूसरी योजनाओं पर चर्चा हुई। बैठक में शासन सचिव सावंत ने बताया कि इस साल 50,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। कुसुम योजना के तहत 25,000 सोलर पंप लगाए जाने हैं। विभाग के द्वारा 25,000 सोलर पंप के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। सावंत ने बताया कि केंद्र सरकार से इस वर्ष 50,000 सोलर पंप का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। केंद्र सरकार स्तर पर फर्म एम्पैनलमेंट का कार्य किया जा रहा है। नई फर्म के चयन तक पिछले साल एम्पैनल्ड फर्मों से कार्य करवाया जाएगा। पिछले साल एम्पैनल्ड कंपनियों से लक्ष्य से 25% सोलर पंप स्थापित कराए जाने हैं। बैठक में उद्यानिकी आयुक्त अभिमन्यु कुमार ने बताया कि इस साल 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जाएगा। इस बैठक में किसानों को मशरूम बीज उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। बताया गया कि मशरूम की खेती पर सरकार 40% अनुदान किसानों को मुहैया कराएगी। एआरएस श्रीगंगानगर पर 2 दिवसीय जर्क बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में चना, गेहूं, गन्ना और लौकी जैसी फसलों के लिए वैज्ञानिक सिफारिशें आई है। क्षेत्रीय अनुसंधान प्रसार परामर्शदात्री समिति की बैठक में रबी फसलों के लिए कई सिफारिशें आई हैं। इस बैठक की अध्यक्षता SKRAU बीकानेर के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर PS शेखावत ने की। बैठक में कृषि वैज्ञानिकों ने रबी फसलों के अनुसंधान परिणाम प्रस्तुत किए। बैठक में 4 तकनीकी सिफारिशों को पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज में शामिल करने का निर्णय लिया गया। वहीं 4 तकनीक का परीक्षण ATC फॉर्म पर कराने पर सहमति बनी। बैठक में गेहूं की किस्म DBW 187 और DBW 222 का समय पर बुआई के लिए अनुमोदित की गई। इसी तरह चने की फसल में DAP यूरिया का एक साथ प्रयोग नहीं करने की सलाह किसानों को दी गई। वैज्ञानिकों ने बताया कि इन उर्वरकों के एक साथ प्रयोग से फसल उत्पादन घटता है। चना फसल में पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग 50% फली बनने पर कीटनाशक छिड़काव के साथ करें। चना फसल में तना गलन नियंत्रण के लिए 25 दिसंबर से 15 जनवरी तक किसान सिंचाई नहीं करें। गन्ने में तना छेदक की रोकथाम के लिए कोरोजन 0.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। लौकी में बूंद बूंद सिंचाई से ज़्यादा पैदावार मिलती है। ICAR की पीआरटी टीम ने कृषि विश्वविद्यालय कोटा का निरीक्षण किया। इस टीम ने यहां पर रिसर्च, प्रसार और शिक्षण गतिविधियों की जानकारी ली।
एक्रीडेशन के लिए ICAR द्वारा गठित PRT टीम कृषि विश्वविद्यालय कोटा पहुंची। यह टीम महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ राहुरी के पूर्व कुलपति डॉक्टर TA मौर्य की अगुवाई में कोटा पहुंची। टीम के सदस्यों में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर CR आनंद कुमार, ICAR नई दिल्ली के पूर्व सहायक महानिदेशक डॉक्टर B मोहन कुमार, उद्यानिकी महाविद्यालय हमीरपुर के अधिष्ठाता डॉक्टर कमल शर्मा और ICAR की प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर निधि वर्मा शामिल रही। इस टीम ने विश्वविद्यालय की विभिन्न प्रयोगशालाओं, किसान कॉल सेंटर, तकनीक प्रदर्शन यूनिट का अवलोकन किया। वहीं किसानों के साथ संवाद भी किया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DC जोशी ने बताया कि टीम को पिछले 5 साल में आयोजित गतिविधियों की जानकारी दी गई है। टीम के सदस्यों ने किसानों से संवाद के दौरान विश्वविद्यालय और KVK द्वारा देय सुविधाओं के बारे में जानकारी जुटाई। कुलपति डॉक्टर जोशी ने बताया कि इस टीम की रिपोर्ट के आधार पर ही विश्वविद्यालय को ICAR मान्यता प्रदान करता है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने तारामीरा की नई किस्म विकसित की है। इस नई किस्म को कृष्ण तारा नाम दिया गया है। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कृषि वैज्ञानिकों ने तारामीरा की नई किस्म तैयार की है। नवविकसित किस्म को कृष्ण तारा नाम दिया गया है। इस किस्म का वैज्ञानिक नाम RTM 1624 है। इस किस्म की पहचान भारतीय राई सरसों अनुसंधान परियोजना की वार्षिक बैठक में हुई है। विश्वविद्यालय की डॉक्टर प्रियंका कुमावत ने बताया कि यह किस्म 139 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इस किस्म की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 561 किलोग्राम है। इसके दानों में तेल की मात्रा 39.4% है। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली आदि राज्यों के लिए इस किस्म की पहचान हुई है। इस किस्म से प्रति हेक्टेयर 12 से 15 क्विंटल तक उपज मिलती है। किस्म के अधिसूचित होने के बाद किसानों को नई तारामीरा किस्म का बीज उपलब्ध कराया जाएगा। किसान भाइयों, मूंगफली की फसल में विषाणु गुच्छा रोग का प्रकोप होने की संभावना रहती है। इससे पैदावार में कमी आती है। आप उचित कृषि रसायनों का उपयोग कर इससे नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। मानसून की कमी से मूंगफली की फसल में इन दिनों कीट रोग का प्रकोप हो रहा है। इन रोगों में विषाणु गुच्छा रोग भी शामिल है। यह रोग विषाणु के द्वारा फैलता है। इसमें पत्तियां गुच्छे की तरह नजर आती हैं। रोग का प्रकोप ज्यादा होने पर उपज में गिरावट आती है। रोग नियंत्रण के लिए किसान भाई इमिडा क्लोरपीड 1 मिलीलीटर को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि आज हम बात करेंगे रबी फसलों की तैयारियां कैसे करें। आपको तो पता ही है कि रबी की फसल की बुवाई का जो समय होता है वो होता है अक्टूबर और नवंबर, जो महीना अब आने ही वाला है। तो उससे पहले हमें शुरू करनी होगी इसके लिए कुछ तैयारियां। और इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि हम कैसे अच्छे बीजों का जो है उपयोग करें, साथ ही साथ कृषि आदानों को खरीदते समय किन किन सावधानियों का ध्यान रखें, और इसके साथ ही कीट और रोगों से बचाने के लिए हमें कौन कौन से प्रयास करने चाहिए। तो आज कार्यक्रम कृषि दर्शन में हम इन तमाम बातों पर जानकारी लेंगे। और इन तमाम बातों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे आज के खास विषय विशेषज्ञ डॉक्टर धर्मवेद सिंह जी। किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभी हमारा रबी का मौसम शुरू हो रहा है और रबी की हमारी जो प्रमुख फसलें हैं वो जो तिलहनी फसल है सरसों, दलहनी फसल चना और गेहूं हमारी मुख्य फसल है जो रबी के मौसम में किसान भाई करते हैं। अभी जैसा कि हमारी जो तिलहनी फसल है सरसों, उसके लिए हमें अभी खेत की तैयारी करनी है। उसके हमारी खेतीबाड़ी के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं, उनको हमें ध्यान में रखना है। किसान भाइयों, जब आप सरसों करने जा रहे हैं तो सरसों के लिए जो मिट्टी का चुनाव है वो उपयुक्त चुनाव होना चाहिए। सरसों के लिए हमें जो दोमट मिट्टी है उसका चुनाव करना चाहिए, जिसका pH लगभग 7 से 7.5 उपयुक्त हो। साथ ही साथ जो हमारी प्रजातियां हैं उनका चुनाव सही तरीके से करना चाहिए। जो सिंचित क्षेत्र हैं, सिंचित क्षेत्र के लिए आजकल हमारी जो सबसे प्रचलित प्रजाति है गिरिराज, दूसरी RH 749, ये 2 प्रजातियां हैं जो कि हमें सिंचित क्षेत्र में अधिक से अधिक उत्पादन दे सकती हैं। जो बारानी क्षेत्र हैं उसके लिए RH 725 जो प्रजाति है वो अच्छी है, और जो लवड़ीय क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारी लवड़ता अधिक है, जहाँ pH करीब 8 से 9 है, तो उसके लिए CS 60
और CS 58 2 प्रजातियाँ बहुत ही उपयुक्त हैं जिनका हम चुनाव कर सकते हैं। साथियों, जो सिंचित क्षेत्र हैं वहाँ पे जब आप बीज की दर डाल रहे हैं तो केवल 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालें, और जो बारानी क्षेत्र हैं वहाँ पे 4 से 5 किलोग्राम बीज उपयुक्त है हमारी सरसों की फसल के लिए। बीज का उपचार नितांत ही आवश्यक है। यदि हम बीज का उपचार करेंगे तो जो फसल में लगने वाले कीड़े मकोड़े हैं उनका प्रकोप कम हो जाएगा। तो इसीलिए सरसों का जब आप खेतीबाड़ी करने जा रहे हैं तो उसका बीज उपचार नितांत आवश्यक है। बीज उपचार के लिए सबसे पहले कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें। उसके बाद इमिडाक्लोरोपिड 600 FS, जिसको किसान भाई गाउचो के नाम से जानते हैं, उसका 5 से 6 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करना है। और जब गाउचो का आप प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें पानी आपको नहीं लगाना है। जो लाल दवा है गाउचो, उसमें बिना पानी के आप सरसों का उपचार करें। और तीसरी जो दवा है, जो कि आपके इफ़को की आप दुकान पर जाएंगे तो NPK कंसोर्टिया नाम से एक दवा मिलेगी, वो उसका 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज का उपचार करना है। जब बीज का आप प्रॉपर तरीके से उपचार कर लेंगे, उसके बाद बुवाई का समय हमें ज़रूर ध्यान में रखना है। 10 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक आपको जो समय पे बुवाई है सरसों की उसको करना है। और जब लेट हैं तो आप 25 अक्टूबर से लेकर के और करीब 15 नवंबर तक जो लेट बुवाई है उसका हम कर सकते हैं। कुछ किसान भाई जो खरीफ में खाली अपने खेतों को छोड़ देते हैं, उसके बाद सीधे सरसों लगाते हैं, उसमें 2 से 3 जुताई हमें करनी चाहिए। और जो भाई ज्वार और चना के बाद बुवाई कर रहे हैं सरसों की, उसमें 2-3 जुताई अच्छे से करने के बाद पलेवा करना ज़रूरी है। यदि पलेवा करेंगे तो हमारे खेत में जो नमी है वो पर्याप्त होगी, और नमी जब तक पर्याप्त नहीं है तो जो अंकुरण है वो अंकुरण अच्छा नहीं होगा। तो हमें ध्यान में रखना है कि जो खेत की नमी है उसको भी बनाए रखना है। और किसान भाई एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब जुताई कर रहे हैं तो शाम के समय जुताई करें। शाम के समय जुताई करेंगे तो क्या होगा कि रात को जो ओस है वो ओस खेत में जाएगी, और उसके बाद सुबह सुबह पाटा लगा देंगे तो खेत के अंदर पर्याप्त नमी बनी रहेगी। उसके बाद बुवाई करेंगे तो सरसों की फसल के लिए अच्छा होगा। जैसा कि बीज दर मैंने आपको बताया था कि जो सिंचित क्षेत्र हैं वो 3 से 4 किलोग्राम डाल रही हैं, और जो असिंचित क्षेत्र हैं उसमें 4 से 5 किलोग्राम डाल रही है। एक और तकनीकी है कि आपको लाइन से बुवाई करनी है। लाइन में भी बुवाई करते समय आप ध्यान रखें कि लाइन से लाइन की दूरी जो है वो करीब 45 सेंटीमीटर आपको रखनी है। यदि पास पास आप बुवाई कर देंगे तो पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। पौधों की संख्या ज़्यादा होने से क्या है कि जो शाखाएं हैं वो शाखाएं ज़्यादा हमारे पौधे में नहीं निकलेंगी, जिससे हमारी फलियां ज़्यादा नहीं आएंगी। फलियां यदि ज़्यादा नहीं आएंगी तो हमारी पैदावार भी ज़्यादा नहीं आएगी। इसीलिए ध्यान रखना है कि लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर हमें रखनी है। वैरायटियों में जो प्रजातियाँ हैं, प्रजातियों में बायोफोर्टिफाइड वैरायटी भी हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के द्वारा निकाली गई है, जिसको हम पूसा मस्टर्ड 30 और पूसा मस्टर्ड 31 कहते हैं। यदि किसान भाई अच्छी क्वालिटी की सरसों करना चाहते हैं तो पूसा मस्टर्ड 30 और पूसा मस्टर्ड 31 की प्रजातियां हैं, उसका भी चयन कर सकते हैं। यदि हम खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात करेंगे तो सरसों की खेतीबाड़ी के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास हमें जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, जो सरकार ने सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। साथ ही साथ क्योंकि जो हमारी तिलहनी फसल है सरसों, उसमें तेल की मात्रा को भी हमें ध्यान में रखना है, तो सल्फ़र की 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें खेत में बुवाई के समय प्रयोग करना है। साथ ही साथ जहाँ पर जिंक की कमी है, जिन मृदाओं में जिंक की कमी है, वहाँ पर 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग सरसों की जब हम खेतीबाड़ी कर रहे हैं तो वहाँ पे उपयोग में हमें लाना है। निराई गुड़ाई के लिए आप एक निराई खेत में अवश्य करें, और जब 20 से 25 दिन की हमारी फसल हो जाए तो जब आपको लग रहा है कि खेत में यदि पौधे ज़्यादा हैं तो उन पौधों को आप निकाल के पशुओं के चारे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या बाज़ार में सब्जियों के रूप में भी आप उसको बेच सकते हैं। तो किसान भाइयों को वहाँ से भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। पानी के प्रबंधन की बात करें तो पानी के प्रबंधन के लिए 35 से 40 दिन पर आपको पहली सिंचाई करनी है, और करीब 70 से 75 दिन पर दूसरी सिंचाई करनी है। और यदि ऐसा हमें लगता है कि हमारे पास पानी की कमी है और सूखे की अवस्था में यदि हमारी सरसों जा रही है
तो 1% पोटेशियम नाइट्रेट का हम जब हमारे फूल लगभग सरसों में आधे फूल आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में 1% पोटेशियम नाइट्रेट का हम छिड़काव करें। और जब हमारी फलियां बन रही हैं, ऐसी स्थिति में भी 1% पोटेशियम नाइट्रेट का यदि हम छिड़काव करेंगे तो हमारी सरसों की फसल जो सूखे की स्थिति है उससे बच जाएगी और हमारा उत्पादन हो जाएगा। ऐसी पद्धति को अपनाने से करीब किसान भाई 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सरसों का उत्पादन लेकर के लाभ कमा सकते हैं। हमारे रबी में जो हमारी दूसरी मुख्य फसल है, दलहनी फसल, वो चना है। किसान भाई चने का जब खेतीबाड़ी का चुनाव करेंगे तो उसमें थोड़ा देखें कि जो बलुई दोमट मिट्टी के साथ साथ जो हमारी चिकनी मिट्टी है या काली मिट्टी है वो भी चने की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो चने की फसल के लिए भी 7 से 7.5 pH की जो हमारी मृदा है उसका चुनाव करें। जो वैरायटियां हैं हमारी, जो प्रचलित वैरायटियां हैं, उनमें हमारे GNG 1581 है, GNG 1958 है, GNG 1969 है, GNG 2144 है और GNG 2171 है। साथ ही साथ RSG 974 है और CSJ 515 है। ये जो मुख्य वैरायटी है इनका चुनाव करें। जितनी भी हमारी अभी तुरंत निकली हुई वैरायटी है, किसान भाइयों को उन्हीं का चुनाव करना चाहिए। साथ ही साथ जो सिंचित क्षेत्र हैं उन पर बुवाई करने के लिए हमारा अक्टूबर का प्रथम सप्ताह से लेकर के पूरे अक्टूबर तक और नवंबर के प्रथम सप्ताह तक किसान भाई चना की बुवाई कर सकते हैं। बीज दर जो है वो जो हमारी छोटे दाने वाली फसल जो प्रजातियां हैं उनका करीब 60 किलोग्राम और जो मोटी प्रजाति जिनका दाना मोटा है उनका करीब 70 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बुवाई करनी है। बुवाई मशीन से करें और जो लाइन से लाइन की दूरी है उसमें 30 सेंटीमीटर और जहाँ पे हमारी जो हैवी सॉइल है, जो काली मिट्टी है, वहाँ पे 45 सेंटीमीटर पे यदि आप बुवाई करेंगे तो हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। यदि काली मिट्टी में हम 45 सेंटीमीटर पे बुवाई करेंगे तो हमारा जो बीज दर है वो कम हो जाएगी, तो हमारी लागत कम होगी। साथ ही साथ जो शाखाएँ हैं वो ज़्यादा निकलेंगी। शाखाएँ ज़्यादा निकलने से हमारा उत्पादन वहाँ पर बढ़ेगा। किसान भाइयों, चना के बीज उपचार के लिए हमें 2 ग्राम बीटावैक्स पावर प्रति किलोग्राम बीज दर से और फिप्रोनिल 5 से 6 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से, साथ ही साथ जो एनपीके कंसोर्टिया है, क्योंकि हमारी दलहनी फसल है और राइजोबियम हमारा ज़रूरी है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, तो एनपीके कंसोर्टिया 10 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से हमें बीज उपचार करना है। बीज उपचार हमारे जो फंजीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है और राइजोबियम कल्चर है, उन तीनों चीज़ों से किसानों को बीज उपचार करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में फसल में कोई भी हमारी बीमारी नहीं लगे। खाद और उर्वरक प्रबंधन की आप बात करेंगे तो चना में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम सल्फर की दर से आप खाद और उर्वरक का प्रबंधन करें। साथ ही साथ जिन मृदाओं में जिंक की कमी है वहाँ पर 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट का आपको प्रयोग करना है। जब 60 से 70 दिन का आपका चना हो जाएगा, ऐसी स्थिति में 2% यूरिया का स्प्रे आपको ज़रूर करना है, जिससे हमारे जो फूल हैं उनकी संख्या बढ़ेगी। और दूसरा जो स्प्रे है वो पहले स्प्रे के 10 दिन के बाद 2% यूरिया का स्प्रे करना है, जिससे हमारे फूलों के साथ साथ फलियों की भी संख्या बढ़ेगी और आपका उत्पादन ज़्यादा आएगा। साथ ही जब आप पानी के प्रबंधन की बात करेंगे, पहला जो पानी है वो 35 से 40 दिन पे और दूसरा जो पानी है वो 60 से 70 दिन पे करें। जिन किसान भाइयों के पास सिर्फ एक ही पानी की व्यवस्था है तो वो किसान भाई करीब 60 से 65 दिन पर एक पानी चने में देंगे तो आपका उत्पादन ज़्यादा आएगा। एक निराई गुड़ाई ज़रूर करें, जिससे जो खरपतवार हैं वो खरपतवारों को हम ज़मीन से निकाल सकें। किसान भाइयों, रबी की जब आप खेतीबाड़ी करने जा रहे हैं तो बीज उपचार करना ज़रूरी है। यदि बीज उपचार करेंगे तो फसल में बीमारियां हमारी कम लगेंगी। साथ ही साथ जो बीज दर है, यदि हम बीज दर उपयुक्त लगाएंगे तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होगी और हम अपनी लागत को भी कम कर सकते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार हमारा जो खाद और उर्वरक का प्रबंधन है उसको करना ज़रूरी है। सिंचाई हमारी समय पे होना चाहिए। सिंचाई के साथ साथ खरपतवार का भी निकालना समय पे हमें ज़रूरी है। और किसान भाई, जब भी हमारी रबी की खेतीबाड़ी करने जा रहे हैं तो
नज़दीकी जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके कृषि वैज्ञानिकों से और जो हमारा कृषि विभाग है, कृषि विभाग के अधिकारियों से एक बार ज़रूर संपर्क करें। तो वहाँ से भी बहुत सारी नई तकनीकियाँ हैं, उनकी जानकारी लेकर के हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ा सकते हैं और किसान भाइयों को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो किसान भाइयों, हमें उम्मीद है कि आज हमारे द्वारा दी गई इस जानकारी से आप बेहद ही लाभान्वित हुए होंगे और तुरंत ही रबी फसलों की तैयारियों में जुट जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तैयारियां अच्छी होगी तो उसका परिणाम भी बेहतर मिलेगा। यानी कि अगर आपकी तैयारियां अच्छी होगी तो आपकी फसल का उत्पादन जो है वो ज़्यादा होगा और जाहिर सी बात है आपको मुनाफा भी ज़्यादा मिलेगा। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें पत्रों के माध्यम से बता सकते हैं। और पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, DD राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। और अगर आप हमें पत्र ना लिख पाए तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। हमेशा की तरह हमें रहेगा आपके पत्रों और आपके ईमेल्स का इंतज़ार। तो आज कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। लेती हूँ आपसे आज्ञा, फिर हाजिर होंगे कार्यक्रम कृषि दर्शन में खेती किसानी की एक नई जानकारी को लेकर, खेती किसानी के एक नए विषय के साथ, आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तब तक के लिए नमस्कार।